नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताए थे, डिवीज़न मैंने बताया था कि कौन सा ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन क्या है, कौन सी एज का ड्यूरेशन क्या है, लाइक रेनेसा, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड इसमें कौन कौन से राइटर्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं इतने, लेकिन हमें उनमें से कुछ राइटर्स के बारे में पढ़ना भी है। तो मैंने आपको राइटर्स भी बताए थे, मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको राइटर्स भी बताए थे कि हमें कौन कौन से राइटर्स इसमें याद रखना है कि यस, ये राइटर जो आता है वो मॉडर्न पीरियड में आता है, ये राइटर जो आता है वो ओल्ड इंग्लिश में आता है, ये मिडिल इंग्लिश में आता है, ये जैकोबियन में, इस टाइप से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एंड वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। अब बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत हल्के हल्के मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। नोट्स कैसे लग रहे हैं इसको मत देखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फोकस करिएगा। जब मैं बोलूँगी, बताऊँगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप पहले वो नोट्स उठाइए जहाँ पर आपने पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को नोट किया। मैंने आपको बोला था कि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 450 डार्क एज बताया था। तो वहीं से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो वहाँ उस टाइम से जो पोइट्री थी, ये जो प्रोज थी, क्या क्या कैसा था, कैसा नहीं था, ठीक है, वो कैसे कैसे चला आया, ये कैसे कैसे वो ग्रो हुआ। ओके, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो 450 आपका रहा डार्क एज, यस। एंड 450 से 1066 तक, मतलब कि 450 से 1066 तक आता है ओल्ड इंग्लिश, यानी कि जिसको हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं। नोट्स उठाइए, वहाँ पे आपने लिखा होगा उसको देखिए, एंड फिर आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स को रखिए सामने। ठीक है, एंड एक और रजिस्टर भी लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए कि ये जो मैं बता रही हूँ, जो इसमें लिखा है, आप उसको भी नोट कर सकें। ठीक है, एंड जो पुराना वाला पेज है आपका जिसमें आप लिख चुके हैं, इसलिए मैं समझा रही हूँ कायदे से, उसको भी सामने खोल करके बैठिए। क्योंकि पहले आप समझ लीजिए, एक बार आप वीडियो को देख के समझ लीजिए, एंड दोबारा से जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो आपको नोट करने में आसानी रहेगी। एंड नोट आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं, मैंने अपने वर्ड्स में ही नोट करा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितने बढ़िया से नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं और अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगी, बट अभी मैंने बहुत बढ़िया से मैं नहीं इसको मैं रेडी कर पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन इतना अच्छे से कर दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा, एंड आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। यस, ओके। तो यहाँ पे लिखा है पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए हल्के हल्के। ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था, ठीक है, ये देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन अभी नहीं है, ये उससे भी पहले की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चीज़ें इतनी गुथी हुई हैं एक दूसरे से, ऐसे मिली हुई हैं, ऐसे मिक्सअप हैं कि उसको आप कितना भी ट्राई करें कि इस ईयर में या इस टाइम पर ये चीज़ें हुई, तो वो उतना मैनेज हो नहीं पाता है। तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी मिक्सअप। ठीक है, अब आप कहेंगे लिखा तो एंग्लो सैक्सन है, लेकिन ये एंग्लो सैक्सन नहीं है। हाँ, एंग्लो सैक्सन लिखा है क्योंकि मेन हमको एंग्लो सैक्सन से ही पढ़ना है। जो 450 से 1066 तक का है वो आपका एंग्लो सैक्सन है, एंड मेन हमको वहीं से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसके पहले का थोड़ा सा नज़र नहीं डालेंगे, आप थोड़ा सा इसको ओवरलुक नहीं करेंगे, तो आपको आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम पर जो पोइट्री थी, जैसे हीरोइक होता है, एलिजाइक होता है, लिरिक होता है ना, ये सारी फॉर्म्स, पोइट्री की फॉर्म्स बताई थी मैंने। आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लीजिएगा। जैसे हीरोइक ट्रेजेडी है, हीरोइक है, एलिजाइक है, लिरिक है, सनेट है, इस टाइप से फॉर्म्स होती ना अलग अलग। तो वो ये बता रहे हैं कि हीरोइक में बीवुल्फ बहुत फेमस रहा उस टाइम पर, ये बता रहे हैं, सुन लीजिए पहले। हीरोइक में अगर पूछे कि हीरोइक में कौन सा वर्क हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस रहा है, उसका नाम आता है बिल्कुल टॉप पर, तो वो बीवुल्फ आता है। ठीक है,
और एल्जाइक में अगर हम कहें तो आता है द सी फेयरर, द सी फेयरर आता है जो कि एल्जाइक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। एंड लिरिक में अगर हम देखें, लिरिसिज्म होता है ना, लिरिसिस्ट, तो उसमें आपके कैडमॉन्स के हिम आते हैं। अब कैडमॉन आप समझ रहे होंगे कि ओल्ड इंग्लिश में ही आते हैं ये, यानी कि एंग्लो सैक्सन में ही आते हैं, लेकिन अभी हम ठीक तरह से एंग्लो सैक्सन तक नहीं पहुँचे हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे उसको। यस, तो ये अगर आपसे पूछे कि लिरिक में क्या फेमस रहा ओल्ड इंग्लिश में, एंग्लो सैक्सन में, तो आप टिक करेंगे कैडमॉन के हिम। अगर एलिजाइक में पूछे, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आप क्लिक कर पाएँ। एलिजाइक में अगर पूछे तो द सी फेयरर, हीरोइक में अगर आपसे पूछे तो बी वुल्फ। यस, इतना समझ में आ गया। आगे की तरफ चलते हैं। प्रोज, क्या हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया? एक सेकेंड फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो रहा है। यस, तो प्रोज में अगर हम पूछें कि प्रोज में लैटिन भाषा में एंड ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है, प्रोज में लैटिन भाषा में एंड ओल्ड इंग्लिश में क्या फेमस रहा, तो बीडे का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हम कह सकते हैं। एंड ओल्ड इंग्लिश द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बहुत ही फेमस रहा। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में पूछ लेगा, क्योंकि ये चीज़ें दोनों प्रोज में आती हैं। ये हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ठीक है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स किसने लिखा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ें प्रोज की हैं। तो पोइट्री समझ में आ गई वहाँ पे उस टाइम की, प्रोज भी समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन फिगर के बारे में, यानी किंग के बारे में, कि किसने रूल किया, ठीक है। पहले आप थोड़ी सी बनाइए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि अगर ऐसे आ जाता है तो हमें क्या क्लिक करना है। इस टाइम पर पोइट्री ऐसी थी, प्रोज ऐसी थी। एंड इसके बाद आप समझिए कि किस किसने शासन किया। जैसे कि पहले केल्ट्स आए, ठीक है, केल्ट्स एक प्रजाति थी, हम कह सकते हैं, किंग थे, इन्होंने राज करा, इन्होंने शासन करा। इसके बाद रोमन्स आए, ठीक है, इसके बाद एंग्लो आए, एंग्लो सैक्सन जिसको हम जूट्स भी कहते हैं। वाइकिंग और डैनिश आए। वाइकिंग और डैनिश के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इनका ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था। केल्ट्स, रोमन्स एंड एंग्लो सैक्सन जूट्स, इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री। अब जैसे कि पहले केल्ट्स आए थे, ठीक है, अब ये एंग्लो सैक्सन से थोड़ा सा पहले जा रहे हैं हम लोग। केल्ट्स आए, तो केल्ट्स जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे। फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, ठीक है। केल्ट्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। एंड इसमें लिखा है कि पहले ब्रिथॉन कहते थे ब्रिटेन को, ये भी ध्यान रखिए कि पहले ब्रिटेन को ब्रिथॉन कहा जाता था। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, केल्ट्स आए, वहाँ तक नोट कर लिया, मतलब नोट नहीं, समझ लीजिए पहले। इसके बाद में रोमन्स आए, रोमन्स लिखा था ना वहाँ पे, केल्ट्स के बाद रोमन्स लिखा था, ठीक है। स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट आप इस पर फोकस करिए कि मैंने स्लाइड ये लगाई तो उसके बाद में यही स्लाइड है, मतलब उसके बाद में आपको ये चीज़ समझनी है या ये नोट करनी है। तो वहाँ पे क्या लिखा था, केल्ट्स आए थे। केल्ट्स के बाद में आते हैं रोमन आए। इनका कुछ टाइम पीरियड दे रखा है कि 43 से 410 AD के आसपास में इनका एक ड्यूरेशन है, ठीक है। अब रोमन्स ने क्या करा, रोमन्स बढ़िया थे, बढ़िया लोग थे, ये अच्छा काम करा इन्होंने। ये कल्चर लेकर आए, क्रिश्चियनिटी को लेकर आए, धर्म को लेकर आए, ठीक है, रिलीजन को लेकर के आए, क्रिश्चियनिटी को लेकर आए। सो केल्ट्स ने इनका विरोध नहीं किया। केल्ट्स ने सोचा कि रोमन्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, कल्चर को लेकर आए हैं, हमें कोई भी हार्म नहीं कर रहे हैं, हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है, फिर हमें इनका कोऑपरेशन करना चाहिए। वो हमें कोऑपरेशन दे रहे हैं तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, हमें मिलके रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात उनको लगी नहीं। तो इन्होंने विरोध नहीं किया, केल्ट्स ने रोमन्स का विरोध नहीं किया, ठीक है। कोई अगर अगर आपके बाद में कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका विरोध क्यों करेंगे, प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? आप प्रोटेस्ट तब करेंगे ना जब देखेंगे कि हाँ ये काम गलत हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, रोमन्स आए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी। अब आगे क्या हुआ
कि यही लोग थे। सो पिक्ट्स एंड स्कॉट्स एक ट्राइब थी, ट्राइब का मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। इन्होंने केल्ट्स पर कर दिया अटैक, ठीक है, इन्होंने केल्ट्स पर अटैक करा, बट रोमन्स ने केल्ट्स को बचाने के लिए हेड्रियन वॉल को बनवाया। रहा होगा कुछ उस टाइम का कि अगर हम ये वॉल बनवा देंगे तो वो लोग हमें नहीं हम पे अटैक कर पाएंगे, वो इधर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, कुछ एम्बिट में रहा होगा उनके, तो उन्होंने हेड्रियन वॉल को बनवाया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने किस वॉल को बनवाया था, तो उन्होंने हेड्रियंस वॉल को बनवाया था। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा खासा इनका शासन चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिक्ट्स स्कॉट्स, ये जो ट्राइब थी, इन्होंने केल्ट्स पर अटैक करा, तो रोमन्स ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की। रोमन्स में कौन से किंग ने उस वॉल को बनवाया था, तो हॉनोरियस किंग ने उस वॉल को बनवाया था। लिखा है ना, रोमन्स में हॉनोरियस किंग ने वॉल को बनवाया था, वॉल बनवाई, ठीक है। बट एक खूंखार ट्राइब और आ जाती है, उसका नाम होता है विसिगॉथ्स। तो विसिगॉथ्स ने रोमन्स पर अटैक कर दिया, विसिगॉथ्स ने रोमन्स पर अटैक कर दिया कि तुम बचाओगे हम तुम पर भी अटैक कर देंगे। तो समझ लीजिए रोमन्स का केल्ट्स एक तरफ एंड पिक्ट्स स्कॉट्स विसिगॉथ्स सब एक तरफ हो गए, मतलब इन्होंने भी आक्रमण करा, उन्होंने केल्ट्स पे किया एंड इन्होंने रोमन पे किया। तो विसिगॉथ ने रोमन पर अटैक कर दिया, अब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा, ये यहाँ तक फिनिश हो गए केल्ट्स और रोमन्स, ठीक है। फिर आते हैं एंग्लो सैक्सन, ठीक है। ये 410 से ही स्टार्ट हो चुका था, हालांकि हम लोग पढ़ते 450 से हैं, 450 से पढ़ते हैं। 450 एक आपको पढ़ने के हिसाब से 450 ही क्लिक करना है, ठीक है। वैसे 410 से स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो एंग्लो सैक्सन ये एक जर्मनिक ट्राइब थी। कैसी ट्राइब थी? जर्मनिक ट्राइब थी। अब केल्ट्स को लगा कि ट्राइब उनकी हेल्प के लिए है, कि भाई पिक्ट्स ने भी इन पर अटैक करा केल्ट्स पे, विसिगॉथ जो जनजाति थी खूंखार ट्राइब, उसने भी रोमन्स पर अटैक करा। तो केल्ट्स को ये लगा कि जो एंग्लो सैक्सन प्रजाति आई है, ये जो आए हैं ना, ये उनकी हेल्प के लिए आई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंग्लो सैक्सन ने पिक्ट्स केल्ट्स को भगा दिया और अपना शासन किया। अब एंग्लो सैक्सन ने पिक्ट्स को भी भगा दिया, केल्ट्स को भगा दिया, रोमन्स को सबको भगा दिया, उन्हें अपना शासन करा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ना ही पिक्ट्स बचे, ना ही स्कॉट्स बचे, ना ही विसिगॉथ बचा, ना ही रोमन्स बचा, ना ही केल्ट्स बचा, कोई भी यहाँ पे प्रजाति नहीं बची, कोई भी किंग यहाँ पे हम देखते हैं नहीं लेफ्ट, हम देखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंग्लो सैक्सन ने अपना शासन स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, तो अब उसने कर दिया अपना शासन, ठीक है। एंग्लो सैक्सन के बाद क्या था? वाइकिंग था ना, डैनिश, मैंने कहा था उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं था, बताया था मैंने, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे की चीज़ें। देखिए, तो आगे हम लोग देखेंगे, यस, एक सेकेंड, हाँ, आगे हम लोग ये देखेंगे। अब एंग्लो सैक्सन के लिटरेरी वर्क्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, केल्ट्स रोमन्स उन पे अटैक हुआ, वो चले गए, फिर एंग्लो सैक्सन आया जो कि जर्मनिक ट्राइब है, ये इन्होंने अपना शासन करा। तो इनके टाइम के वर्क्स देखेंगे हम, एंग्लो सैक्सन तक पहुंच गए हैं हम, ठीक है। 450 से 1066 जो अभी तक मैं आपको बता रही थी इतने दिन से, ठीक है। तो ज़रा इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में देख लेते हैं कि प्रोज और पोएट्री ओरल और फ्रेगमेंटिक ज़्यादा रही थी, ये आपको समझ लेना है। एंड यहाँ पे जो थीम्स थी वो रिलीजियस ज़्यादा थी, हीरोइक रोमांसेस यहाँ पे ज़्यादा था, डेली लाइफ। कहने का मतलब ये है कि एंग्लो सैक्सन के टाइम पे जितने वर्क्स लिखे जाते थे वो या तो रिलीजियस होते थे या उसमें हीरोइक रोमांस आपको देखने को मिल सकता है, या वो डेली लाइफ पर बेस्ड होते थे। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, ये जो बीडे लिखा है, बीडे को इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, मैंने अभी भी पहले आपको बताया था कि बीडे ने लिखा है। एंड बीडे आप जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में आते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन। राइटर्स तो लिख ही लिए होंगे आपने, मैंने राइटर्स बताए थे अलग से आपको, कैडेमॉन, साइन वुल्फ, किंग अल्फ्रेड, बीडे बताए थे ना, ठीक है। तो वही बीडे, और आप हाइफन लगा के डैश लगा के लिख सकते हैं इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो बीडे का ये वर्क आपका तैयार हो गया कि भाई बीडे ने क्या लिखा है, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा। ओके,
ठीक है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ चीज़ें और क्या बताया गया है। द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और एंग्लो सेक्सन, ठीक है, हम ओल्ड इंग्लिश भी कह सकते हैं एंड हम एंग्लो सेक्सन भी कह सकते हैं, मैं 1000 बार आपको बता चुकी हूँ। इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, ये एक अर्लीस्ट फॉर्म है इंग्लिश की। द पीरियड इज अ लॉन्ग वन एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट ओल्ड इंग्लिश वॉज स्पोकन फ्रॉम अबाउट 600 टू अबाउट 1100, मतलब 600 से लेकर के 1100 AD तक वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश थी वो बोली जाती रही, ठीक है, यहाँ तक बोली जाती रही ओल्ड इंग्लिश का, यहाँ पर कह सकते हैं कि था, एक शासन चल रहा था उस लैंग्वेज का, ठीक है। मैनी ऑफ द पोम्स ऑफ दिस पीरियड, ओल्ड इंग्लिश टाइम की, एंग्लो सेक्सन के टाइम की जो आपका वो था, ठीक है, ये आर लिखा है, आर पैगन, मतलब पोम्स, पैगन, पैगन का मतलब होता है जिस जो मूर्ति पूजक होते हैं उनमें विश्वास करते हैं, उस टाइप से पोएम्स यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में ज़्यादा लिखी जाती थी, ठीक है भाई। रिलीजियस की बात हो ही गई है, या तो रिलीजियस मिलेगा या हीरोइक रोमांस मिलेगा, डेली लाइफ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि विर्डसिस एंड बीवुल्फ, ठीक है, विर्डसिस एंड बीवुल्फ, मैंने बीवुल्फ बताया था जो हीरोइक में आपका आता है, तो वो हीरोइक की बात यहाँ पे कर ही रहा है कि हीरोइक रोमांस, डेली लाइफ, रिलीजियस थीम्स यहाँ पर यही रहती थी। आपको जो भी वर्क मिलेगा इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमेगा, इन तीनों पर ही बेस्ड आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलें, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वाला स्लाइड हो गया है, हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अभी ज़रा डायलेक्ट्स को थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, नीचे आइए। ये जो लिखा है, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम बी वुल्फ इज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, बी वुल्फ को फर्स्ट इंग्लिश एपिक कहा जाता है, ठीक है। इसके ऑथर एनोनिमस हैं, ऑथर के बारे में कोई भी लिखित में कोई भी नहीं मिली है इनकी हिस्ट्री की, ये इनके ऑथर हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइएगा, वैसे बी वुल्फ के जो ऑथर हैं वो एनोनिमस ही कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ यंग ब्रेव मैन, एंड बीवुल्फ है जो वो स्टोरी है वो यंग ब्रेव मैन की है, एंड 3182 इसमें लाइन्स हैं, 3182 इसमें लाइन्स हैं, लाइन्स आप लोग ध्यान रखेंगे, एंड एक यंग ब्रेव मैन की स्टोरी है ये ध्यान रखेंगे, एंड फर्स्ट इंग्लिश एपिक इसे कंसिडर किया जाता है, किसको, बीवुल्फ को। हीरोइक बेस्ड है, मतलब हीरोइक रोमांस पर बेस्ड है, ठीक है, एंड ऑथर जो है वो एनोनिमस हैं। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिसाइड्स बीवुल्फ, बीवुल्फ के अलावा कौन कौन सी अदर पोएम्स यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वैंडरर, द सीफेरर, वाइफ्स लैमेंट, क्रिस्ट एंड सैटर्न, ये सारी जो पोएम्स हैं ये सारी एंग्लो सेक्सन के वर्क्स हैं, ठीक है। जैसे एंग्लो सेक्सन तक हम लोग पहुँच गए तो मैंने बता दिया आपको कैसे यहाँ पे थीम, मेन क्या थीम रहती थी, कैसा प्रोज था, ओरल फ्रेगमेंटिक था, बीडे क्या किस लिए जाने जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बीवुल्फ के बारे में हो गया कि बीवुल्फ फर्स्ट इंग्लिश एपिक होता है, ये भी क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में ही आता है ना, एंग्लो सेक्सन में ही आता है ये बीवुल्फ, इसीलिए हम इसको एंग्लो सेक्सन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिगर देख लेते हैं, साइन वुल्फ एंड कैडमॉन, ठीक है। देखिए साइन वुल्फ के आगे आप इसमें इस तरीके से लिखा है, जैसे आपने बीडे लिखा, जैसे आपने लिखा बीडे और उसके आगे आपने डैश करके लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिर आप नीचे लिखेंगे साइन वुल्फ, साइन वुल्फ लिखेंगे, साइन वुल्फ के आगे लिखेंगे रिलीजियस पोएम, रिलीजियस पोएम, एंड 4 पोएम्स उनकी हैं, जूलियाना, द फेट्स ऑफ अपोस्टल, क्राइस्ट एंड एलिने, ये इनकी 4 पोएम्स हैं जिसके लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। तो साइन वुल्फ के आगे डैश करके आप इन सारी पोएम्स को लिख लीजिए कि ये सारी पोएम्स साइन वुल्फ की हैं। बीडे की बात हो गई, बीडे का वर्क मैंने बता दिया, साइन वुल्फ का भी बता दिया, ठीक है। अभी कैडमॉन बचे हैं, कैडमॉन हिम के लिए जाने जाते हैं, कैडमॉन हिम के लिए जाने जाते हैं, एंड अभी भी आपके एक राइटर बचे हैं। अगर आप रजिस्टर खोलकर बैठे हैं जिसमें मैंने आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड के 4 राइटर मैंने लिखवाए थे, कैडमॉन, साइन वुल्फ, किंग अल्फ्रेड एंड बीडे,
तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं वही 4 राइटर के वर्क आपको बता रही हूँ, एंड मैं ये भी बता रही हूँ कि उस टाइम के वर्क्स कैसे हुआ करते थे, क्या चीज़ें थी। बीवुल्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक, तो किंग अल्फ्रेड जाने जाते हैं एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, अभी आया था ना पीछे, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स बहुत फेमस रहा। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स किस में आया था? ओल्ड इंग्लिश में ही आया था वही, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अगर आपने नोट किया होगा, है ना, तो आपने देखा होगा कि हाँ ये 4 राइटर नोट हैं। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि ओल्ड इंग्लिश में ये राइटर हैं, मिडिल इंग्लिश में ये राइटर हैं, एलिजाबेथन में ये राइटर हैं, जैकोबियन में ये राइटर हैं, कैरोलाइन में ये हैं, कॉमनवेल्थ में ये हैं। मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सीरीज़ से पढ़िए, बीच में से पढ़ने से कोई भी आपको बेनिफिट, कोई भी एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बीच में से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें बीच में से करेंगे तो समझ में आपके कुछ आएगा नहीं। यस, तो कोई बात नहीं है, मैंने डाला है वीडियो, आप उसको देखिए, उसमें सारे राइटर्स हैं। पहले तो मैंने एजेस लिखवाई हैं, ड्यूरेशन लिखवाई है, एंड देन जब मैंने एजेस कंप्लीट कर दिए हैं मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म तक, फिर मैंने राइटर्स बताए हैं। और वही 4 राइटर मैंने बता भी दिए आपको। कैडमॉन का ये वर्क है, साइन वुल्फ का ये है, अल्फ्रेड का ये है, एंड बेडे का ये है, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। हाँ, डायलेक्ट्स रह गई, डायलेक्ट्स लिख लीजिएगा, ये ऊपर जो लिखी है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देती हूँ। नॉर्थुम्ब्रियन लिखा है ये, नॉर्थुम्ब्रियन, द नॉर्थुम्ब्रियन, ओके, द मर्सियन, द मर्सियन, द वेस्ट सेक्सन, द वेस्ट सेक्सन, द कैंटिश, द कैंटिश, ठीक है। ये एक अलग क्राइटेरिया है, ये एक अलग है, इसको आप लिख लीजिए। एंग्लो सेक्सन में जो डायलेक्ट चलती थी, 4 डायलेक्ट ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड, और आप नीचे 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, द नॉर्थम्ब्रियन, द मर्शियन, द वेस्ट सेक्सन एंड द कैंटिश। आप ऐसे करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए, आई थिंक ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्सन तक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, एंड आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जो भी कोई प्रिपरेशन करना चाहता है उस तक इस वीडियो का एडवांटेज पहुँचे, इस वीडियो का बेनिफिट पहुँचे, ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचे। यस, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बात करूँगी मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड इसको शेयर करिएगा। ओके, यस, लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।